नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य मंगलवार को समूचे जनपद में दिखा। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम जनपद से प्रयागराज कूच करता नजर आया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है, जिसके चलते मौनी अमावस्या को महाकुंभ में पहुंचकर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगा है। प्रयागराज पहुंचने के लिए आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। बस स्टेशन परिसर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म व आसपास की सड़कें खचाखच भरी हैं। ढेरों श्रद्धालु ट्रेनों एवं बसों से महाकुंभ के लिए रवाना हुए हैं। रेलवे एवं रोडवेज की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भीड़ के आगे ये इंतजाम भी कम पड़ रहे हैं। संगम जाने के लिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग भी निकले हैं। महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी दिखाई दी। सभी में गजब का उत्साह देखने को मिला। बसों में जल्दी बैठने के लिए लोग खिड़कियों से घुसने का प्रयास करते हुए भी नजर आए। प्रयागराज में चल रहे हैं महाकुंभ में यात्रियों को सुगम यात्रा का आनंद मिल सके और मौनी अमावस्या पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ परिवहन विभाग पूरी तत्परता से जुटा नजर आया। मौनी अमावस्या को देखते हुए आजमगढ़ क्षेत्र से 1100 बसें रवाना की गई हैं, ताकि प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इस बारे में बातचीत करते हुए आजमगढ़ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज बाजपेयी ने बताया कि इन 1100 बसों में 330 बसें मेरठ से, 370 बसें सहारनपुर से मंगाई गई थी, जबकि आजमगढ़ क्षेत्र की 370 और 30 शटल बसें भी लगाई गई। कल मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए। परिवार से जा रहे हैं? हाँ, परिवार आगे गया हुआ है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं? सुबह से जिस तरह बताया जाए 1000 बसें तो बता रहे हैं कि हम लोग भेज चुके हैं यहाँ से। अभी क्या स्थिति? अभी मारा है, आप देख रहे हैं बस की स्थिति भरी हुई। महाकुंभ की तैयारी है, जो 144 वर्षों के बाद ये इस तरह का गौरव प्राप्त है कि हम लोग वहाँ पे महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। और सबसे शुभ घड़ी ये है कि कल मौनी अमावस्या के दिन हम लोग स्नान करेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है आजमगढ़ से जाने की? आजमगढ़ नहीं, हमको लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी संख्या में लोग जा रहे हैं। अब बसें खचाखच भरी हैं। जिस बस में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले हम लोग आए हैं, गाड़ियाँ पूरी फुल हो गई हैं। और हमको लग नहीं रहा है कि ये सिलसिला 26 फरवरी तक ये रुकेगा। अनवरत। हाँ, लाट घाट से हम लोग टेम्पू करके आए हैं। वहाँ बस मिलवा नहीं किया, तब यहाँ आए थे, यहाँ बस मिला। भीड़ तो है ही है। प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए पूरे फैमिली के साथ। कल मौनी अमावस्या है। क्या स्थिति बसों की है? क्या बसों की स्थिति तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी भीड़ है, समय से मिल जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी व्यवस्था है। भीड़ कितनी है यहाँ जाने वालों की? लगभग कम से कम देखा जाए तो लाखों की भीड़ है यहाँ से। तो बस हमेशा भर जा रही है? हाँ, हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे बसें भर जा रही हैं। व्यवस्था यहाँ रोडवेज बस की काफ़ी अच्छी है और यहाँ के सारे कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं समय पे कि
कोई व्यवस्था जो है गड़बड़ ना हो। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने एक दिन पूर्व 70 लाख रुपए लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को परेशान करने वाले व्यापारी और उसकी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। सोमवार को सुबह इतनी बड़ी लूट की सूचना मिलते ही डीआईजी सुनील कुमार सिंह, जिले के एसपी हेमराज मीणा सहित बड़ी संख्या में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। लगभग 5 घंटे के भीतर ही इस पूरी घटना का खुलासा हो गया कि व्यापारी ने कंपनी को बकाया पैसे ना देना पड़े, इसीलिए लूट की झूठी कहानी बनाई थी। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह की तहरीर पर शिव कुमार जायसवाल पुत्र कन्हैयालाल जायसवाल, जो कि कोल्ड ड्रिंक का कारोबारी है, के साथ ही सहयोगी जेबा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इसी क्रम में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोल्ड ड्रिंक व्यापारी शिव कुमार जायसवाल ने बैंकों से 1 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन लिया था। इसके साथ ही पेप्सी कंपनी को 70 लाख रुपए देना था, जो उसके पास नहीं था, इसीलिए यह साजिश रची गई थी। देवगांव कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना के आरोपी शिव कुमार जायसवाल और जेबा निसार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है। इस मामले में एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि व्यापारी ने लूट की फर्जी सूचना दी थी, जो जांच में गलत पाई गई। इस मामले में पुलिस को गलत सूचना देने के आरोप में व्यापारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे भी उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहा कि आगे भी अगर कोई व्यापारी लूट की फर्जी सूचना देता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल एक व्यापारी के द्वारा बहुत ही एक ऐसा कार्य किया गया जो कि उनके द्वारा अपने इंश्योरेंस के पैसे उठाने के लिए और यूपी 112 पर एक फर्जी सूचना दी, जिसमें 70 लाख रुपए लूटने की उनके दुकान से बात बताई गई। उसमें हम लोगों ने मौके पर जाके जांच किया गया तो वो सूचना झूठी पाई गई। तो इसमें जो व्यापारी हैं उनके विरुद्ध और उनके जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, दोनों के द्वारा पुलिस को उन्होंने गलत सूचना दिया। इसी पर दोनों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है और पीएनएस की धारा 217 और 121(1) के तहत उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है और आगे की इनके विरुद्ध और भी इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक महीने में 2-3 ऐसे घटनाएं हुई जो फर्जी लूट से संबंधित है, तो ऐसे में सर व्यापारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो वो फर्जी लूट की सूचनाएं दे रहे हैं, पुलिस को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं? देखिए, कोई व्यक्ति अपने मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ में यदि पुलिस को सूचित करेगा और गलत सूचनाएं देगा तो एक तरीके से सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसा है, क्योंकि पुलिस इस तरह के जो फर्जी सूचना देने वाले लोग होते हैं उस पर भी उनको रिएक्ट करना ही होता है पुलिस को, और उसकी हमको पूरी जांच पड़ताल करते हैं और इसमें हमारा पूरा समय भी बर्बाद होता है और एक सरकार की भी इसमें छवि खराब होती है। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है और बाकी लोगों में एक अनावश्यक रूप से एक डर का माहौल पैदा होता है और कुछ लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि वो अपने गलत काम को छिपाने के लिए कई बार पुलिस को झूठी सूचना देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी कम से कम आज के टाइम पे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और जो भी व्यक्ति यदि इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उनके विरुद्ध पुलिस फिर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेगी और आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध अन्य जो प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी वो करें। आजमगढ़ के बिल्लियागंज थाना क्षेत्र में 4 दिन बाद स्कूल गए छात्र की पिटाई का आरोप स्कूल प्रबंधक पर लगा है। छात्र का यह भी आरोप है प्रबंधक ने उससे उठक बैठक कराई और क्लास में मुर्गा बना दिया। छुट्टी होने पर छात्र जब घर पहुंचा तो परिजनों को अपनी आपबीती बताई। परिजन इसकी शिकायत बिल्लियागंज थाने में की। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। जानकारी मुताबिक बिल्लियागंज थाना क्षेत्र के पटवत कौतुक गांव निवासी रंजीता शर्मा ने बिल्लियागंज थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। बताया कि उनका पुत्र दिव्यांशु शर्मा 27 जनवरी को बिल्लियागंज स्थित एक विद्यालय में पढ़ने गया था।
आरोप था कि उक्त विद्यालय के प्रबंधक संतोष कुमार चौरसिया ने स्टाफ द्वारा उनके पुत्र दिव्यांशु को बुलवाया गया और बिना कुछ पूछे ही दिव्यांशु को मारने लगे। इसके बाद फील्ड में मुर्गा बनाकर उठक बैठ कराया। वहीं इस मामले में विद्यालय प्रबंधन का कहना है, यह बच्चा हमारे यहाँ 7 साल से पढ़ रहा था। बच्चा बहुत शरारती था, कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। उसके घर वाले इसकी शिकायत किए थे और बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आ रहा था। पूछने पर केवल बच्चों को डांटा गया। बच्चा उसे दिन स्कूल में पढ़ा और पढ़कर जब छुट्टी हुई तब घर गया और जो निशान चोट के वह दिखा रहा है, वह चोट का निशान उसके ऊपर पहले से थे। केवल 2 थप्पड़ ही बच्चे को जड़ा गया था, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आकर वह बच्चा ऐसा कर रहा है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना बिलियागंज पर एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई है। अभिभावक ने बताया कि उनका पुत्र न्यू लोटस बेली इंटरनेशनल स्कूल बिलियागंज में 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। स्कूल के प्रबंधक संतोष चौरसिया द्वारा मारपीट की गई है, उठक बैठक कराई गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच में दोषी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम दिव्यांशु शर्मा है। मैं न्यू लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे प्रबंधक का नाम श्री संतोष कुमार चौरसिया है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मैं कल सुबह स्कूल गया और 8 से 9 बजे के बीच में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे स्टाफ द्वारा श्री अरविंद गुप्ता द्वारा बुलाया गया फील्ड में। तो मैं गया, मैं बोला फीस के लिए बुलाए थे, तो मैं बोला कि मेरी फेवरेट तक फीस क्लियर है। तो बोले फीस के लिए तुमको नहीं बुलाया गया, और मुझसे बिना पूछे मुझे लगातार 14-15 थप्पड़ मारे गए लगभग। और मुझे देखिए यहाँ पर पूरा उनकी अंगूठी से ये चीज़ पूरा घाव हमको लगा है दोनों गाल पर। उसके बाद मुझे मुर्गा बनाकर मेरी पीठ पर भी मारा गया डंडे से और मुझे दंड बैठक कराया गया। उसके बाद मेरी मम्मी के पास फ़ोन लगाकर मुझे इस क्लास में भेज दिया गया। मेरा पूरा मुंह फूल चुका था। उसके बाद मुझे 3 बजे तक घर नहीं आने दिया गया। फिर मैं घर आया तो मैं डॉक्टर के पास गया। थाना बिलियागंज पर एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें अभिभावक ने बताया कि उसके बच्चे जो न्यू लोटस बेली इंटरनेशनल स्कूल बिलियागंज में पढ़ते थे और 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसके साथ प्रबंधक संतोष चौरसिया द्वारा मारपीट की गई है, दंड बैठक उससे करवाई गई। इसी तहरीर के आधार पर थाना बिलियागंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो जांच की गई है उसमें बताया गया कि बच्चा 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, उसी कारण प्रबंधक ने आवेश में आकर उसको पीटा है। अभी तो वर्तमान में प्रबंधक के खिलाफ लिखा गया है, फिर जांच में जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि यह वर्ष भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। श्रद्धेय अटल जी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप मनाई गई। इस अवसर पर बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम व्यापक रूप से संपन्न हुए। श्रद्धेय अटल जी के स्मारक सदैव अटल नई दिल्ली पर श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित केंद्रीय मंत्रीगण के साथ साथ एनडीए के नेतागण एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सभा में भाग लिया। श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहे एवं श्रद्धेय अटल जी की सोच और सपने को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान 2025 के माध्यम से 31 जनवरी 2025 तक सभी जिलों में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करेंगे जिनके पास श्रद्धेय अटल जी के साथ साझा किए गए किसी भी क्षण की स्मृति या तो कागजी माध्यम पेपर कटिंग, किताब पर दिया गया ऑटोग्राफ या अन्य कोई कागज जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अटल जी से संबद्ध है, या स्मृति का ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप उपलब्ध है।
हम लोग इस अभियान के अंतर्गत उन जिलावासियों के पास जाकर उन्हें सम्मानित कर उपलब्ध स्मृति को सम्मान पूर्वक उसकी एक कॉपी लेकर संकलित करेंगे। हम सभी इसी अभियान के अंतर्गत उन व्यक्तियों कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित करेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अटल जी के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी या संघ के किसी अनुसांगिक संगठन में कार्य किया हो। हम उन सभी वरिष्ठ जनों को सूचीबद्ध कर सम्मानित करने का कार्य करेंगे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अटल जी पर लिखे गए लेखों, पुस्तकों को एकत्रित कर सूचीबद्ध किया जाएगा। तदोपरांत चुनी हुई जानकारी हम प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करेंगे। अटल विरासत सम्मेलन इस कार्यक्रम के पश्चात 15 फरवरी से 15 मार्च 2025 के बीच हर जिले में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के प्रबुद्धजन, सूचीबद्ध विशिष्ट जन एवं अटल जी के सभी प्रशंसक आमंत्रित किए जाएंगे। सम्मेलन में अटल जी के साथ कार्य कर चुके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर हमारे जिले में जो भी लेख व पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। अटल जी के संकलित स्मृतियों की जानकारी का डिजिटल प्रस्तुतिकरण होगा। इसी सम्मेलन में अटल जी के कार्यकाल में हमारे प्रदेश में उनकी प्रेरणा से शुरू हुई विशेष योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतिकरण होगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास अटल जी से जुड़ी हुई कोई भी स्मृति कागजी, ऑडियो, वीडियो के माध्यम में उपलब्ध हो या वे सभी वरिष्ठ जन जिन्होंने अटल जी के साथ कार्य किया हो, वह सभी हमारे भाजपा जिला कार्यालय से संपर्क अवश्य करें, जिससे संगठन उन तक पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मशती वर्ष मना रहा है। आप सभी जानते हैं अटल जी जैसा व्यक्तित्व कभी कभी पैदा होता है और उस महान व्यक्तित्व के आज 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी और देश के आम लोग भी जन्मशती वर्ष मना रहे हैं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर देश के सभी स्तर पर, मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रत्येक मंडल पर, प्रत्येक जिले में, प्रदेश की राजधानी में और दिल्ली में भी एक बड़े कार्यक्रम हर जगह किए गए और कहीं कहीं तो बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम किया गया। और इसी कड़ी में श्रद्धेय अटल जी के स्मारक पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और सहयोगी दलों के लोग भी वहाँ एक उपस्थित हुए और विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और आगे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि अटल जी जैसा व्यक्ति कभी कभी पैदा होता है। उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने जो जमीन तैयार किया था, उसी पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप देश को विकास को गति प्रदान कर रहे हैं और माननीय अटल जी के सपनों का भारत बनाने में लगातार लगे हुए हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे अटल जी का जन्मशती वर्ष है, पूरे साल भर छोटे बड़े कार्यक्रम होंगे। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अटल जी के साथ जिन लोगों ने भी काम किया है जनपद में, ऐसे छोटे बड़े कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते जो लोग भी उनके साथ काम किए हैं, ऐसे सारे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनकी सूची बनाई जाएगी और उनसे कलेक्शन किया, उनके साथ कोई लेख है, कोई फ़ोटो है, कोई वृत्ति चित्र है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, जो भी होगा उसको इकट्ठा किया जाएगा और उसको सूचीबद्ध करके उनको सम्मानित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और सबका एक डिजिटल दस्तावेज तैयार किया जाएगा। जो भी कटिंग मिलेगी, आप सभी पत्रकार मित्र हैं, अखबारों में भी उस समय के जो लेख हैं, या मैं भी 93 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था और यहीं पर इसी जज्जी के मैदान में आदरणीय अटल जी की बहुत बड़ी जनसभा हुई थी और उसके बाद भी उनका एक आध बार जिले में आने का कार्यक्रम हुआ है। उसके पहले भी अटल जी कई बार आजमगढ़ में आए हैं, वो कहाँ रुके हैं, किसके साथ जलपान किए हैं, किसके साथ चाय पिए हैं, या उस समय के जो भाषण हैं, उस समय के जो लेख हैं, वो जिनके पास भी उपलब्ध होगा उनसे हम लोग इकट्ठा करेंगे, प्रयास करेंगे इकट्ठा हो और उसका एक डिजिटल दस्तावेज तैयार किया जाएगा, उसको प्रदेश को भेजा जाएगा। और
जिनके पास भी अटल जी के साथ का फोटो है उससे फोटो की कापी हम प्राप्त करेंगे लेकर के 15 फरवरी से 16 मार्च के बीच भारतीय जनता पार्टी हर जिले में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन करेगी। अटल विरासत सम्मेलन उनकी स्मृतियों को सजोने का, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानने का और उनके समय में जो योजनाएं, बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी जिनको आज नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, उन योजनाओं पर विशेष चर्चा की जाएगी। और पूरे जनपद में जो लोग भी सूचीबद्ध किए गए अटल जी के साथ काम करने वाले, उनके साथ कहीं जलपान करते हुए, उनके साथ मंच साझा करते हुए, उनके विचारों पर लेख लिखे हुए, ऐसे जो भी संकलन हो जाएगा, ऐसे सारे लोगों को 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच जिले पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उसमें सबको बुला करके उनको सम्मानित किया जाएगा और उसमें जिले के, हमारे प्रदेश के बड़े नेता भी आएंगे जो उसको संबोधित करेंगे। स्मृतियाँ, उनके साथ जो भी स्मृतियाँ हैं, जो भी संकलित हुई हैं, उसको लेकर के एक डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अभी जल्दी ही कार्यालय पर भी प्रदर्शनी लगी थी, उसी तरह से लगाई जाएगी। और इसके लिए ये काम हमें 31 जो सूची तैयार करनी है, जो संकलन करना है उनकी स्मृतियों के साथ, वो 31 जनवरी तक हमें उसको इकट्ठा करना है। और उसके लिए आप सभी पत्रकार मित्रों से एक जनरल भी आह्वान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हर जिले में, और मैं भी कर रहा हूं कि उनके साथ जो लोग भी कभी काम किए हैं, कभी उनके साथ रहे हैं, वो अपना फ़ोटो, उस समय फ़ोटो बहुत कम होते थे, उस समय के चित्र, उस समय के फ़ोटो, उनके साथ के लेख, उनके ऑटोग्राफ या जो भी किसी के पास हो, वो 31 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस काम को श्री ब्रजेश यादव जी देख रहे हैं और अवनीश मिश्रा जी, इन दोनों लोगों के फ़ोन नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे, जिस पर जो लोग भी चाहें, जिनके पास उनके स्मृतियों से संबंधित कुछ भी है, उसको इन फ़ोन नंबरों पर इनको सूचित करें, उसको इकट्ठा किया जाएगा और उनको सम्मानित भी करने का काम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक व्यक्ति का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ग्रामीण ने रौनापार थाने को मुकदमा पंजीकृत कर जांच कराने के लिए निर्देश दिए हैं। उक्त वीडियो रौनापार थाना क्षेत्र के बैजाबारी गांव का बताया जा रहा है। जानकारी मुताबिक रौनापार थाना क्षेत्र के बैजाबारी गांव निवासी राजू चौहान द्वारा एक विवाह समारोह के दौरान हाथ में अवैध रिवाल्वर लहराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। उक्त वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने रौनापार थानाध्यक्ष को इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर जांच के निर्देश दिए हैं। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से थाना रौनापार के अंतर्गत एक राजू चौहान व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर एक असला लहराते हुए वीडियो वायरल किया गया है। इस सूचना मिलते ही थाना रौनापार को तत्काल जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जांच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। उसके बाद जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त विवेक ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में मंडल के जनपदों में कतिपय कार्यक्रमों में संतोषजनक प्रगति नहीं होने के कारण संबंधित अधिकारियों को तत्काल इस ओर विशेष ध्यान देकर अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सचेत किया कि यदि अगले माह तक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंडलायुक्त विवेक ने समीक्षा में मुख्य रूप से राजस्व से संबंधित उन कार्यक्रमों को चिन्हित किया जो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर BCDI ग्रेड में है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत जनपद बलिया में एक आवेदन का निस्तारण विलंब से किए जाने, जनपद मऊ में मंडी आय एवं मंडी आवक में लगातार लक्ष्य से कम उपलब्धि हासिल की गई है, जिससे जनपद की रैंकिंग काफी कम है। उन्होंने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए बलिया एवं मऊ के प्रभारी सचिव मंडी परिषद को चेतावनी निर्गत करने हेतु निर्देशित किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अवगत कराया गया कि जनपद बलिया में अपात्रों के नाम सूची में सम्मिलित हो गए हैं, जिससे प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है। इस स्थिति पर मंडलायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा में विदित हुआ कि एमचेक के माध्यम से वाहनों की जांच में निर्गत नोटिस के सापेक्ष धनराशि कम जमा कराई गई है। इसी प्रकार जनपद बलिया में गेट चेक के माध्यम से भी निर्गत नोटिस के सापेक्ष धनराशि कम वसूल की गई है। उन्होंने इस संबंध में आजमगढ़ एवं बलिया के खनन अधिकारी को चेतावनी निर्गत करने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त विवेक ने मंडल के जनपदों में राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए तीनों जनपद के अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वादों के निस्तारण की माइक्रो मॉनिटरिंग की जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि सभी पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में अवश्य बैठें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कम न्यायिक कार्य करने वाले तथा कम निस्तारण करने वाले पीठासीन अधिकारियों को चेतावनी निर्गत की जाए। मंडलायुक्त ने धारा 34 नामांतरण के राजस्व वादों की समीक्षा में पाया कि जनपद बलिया में इस धारा के अंतर्गत कुल 8,772 वाद लंबित हैं, जिसमें 5.10% वाद 45 दिन से अधिक अवधि के हैं। इसके अलावा निस्तारण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, जिससे बलिया को ई ग्रेड प्राप्त है तथा रैंकिंग में 73वें स्थान पर है। इसी प्रकार धारा 24 पैमाइश के वादों में बलिया में 6.82%, मऊ में 5.37% तथा आजमगढ़ में 5.35% वाद 3 माह से अधिक अवधि के हैं, जिसके कारण बलिया को डी ग्रेड तथा मऊ व आजमगढ़ को सी ग्रेड प्राप्त है। इसकी रैंकिंग में बलिया 58वें, मऊ 48वें एवं आजमगढ़ 43वें स्थान पर है। मंडलायुक्त विवेक ने निर्देश दिया कि राजस्व वादों के दैनिक और क्रमिक निस्तारण की नियमित रूप से समीक्षा की जाए तथा कम निस्तारण करने वाले पीठासीन अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी बलिया द्वारा अपने जनपद में 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि के लंबित वादों एवं निस्तारण की जानकारी नहीं दी गई। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त किया तथा अपर जिलाधिकारी बलिया को इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा में पाया कि एमओयू मॉनिटरिंग के तहत जनपद में जीबीसी रेडी हेतु लक्ष्य काफी अधिक रखा गया है। इस संबंध में उन्होंने शासन को लक्ष्य संशोधित कराए जाने के संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने संयुक्त निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर तत्परता से कार्यवाही की जाए। बैठक में अन्य राजस्व से संबंधित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी FR आजमगढ़ आजाद भगत सिंह, ADM बलिया DP सिंह, ADM मऊ सत्यप्रिय सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत नरेश कुमार, सहायक आयुक्त औषधि गोविंद लाल गुप्ता, सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण कुमार मिश्र, उपायुक्त स्टाम्प अविनाश पांडे सहित अन्य विभागों के मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्णपाल ने भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी 30 जनवरी या 5 फरवरी के बाद भाजपा जिलाध्यक्षों के नामों पर मुहर लग जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली व मिल्कीपुर चुनाव में शीर्ष नेतृत्व की व्यस्तता के चलते जिले के जिलाध्यक्षों के नाम पर मुहर फिलहाल नहीं लग सकी है। शीघ्र ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष पद आजमगढ़ के लिए 9 जनवरी को 56 दावेदारों ने आवेदन किया है। इन दावेदारों में निवर्तमान जिला अध्यक्ष के साथ जिले के कई पूर्व जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी भी शामिल हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज के पद के लिए 10 जनवरी को 43 दावेदारों ने आवेदन किया हुआ है।
भाजपा जिला अध्यक्ष पद के नामों की घोषणा के लिए उम्मीदवारों से लेकर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भाजपा समर्थकों के साथ ही आम जनमानस की निगाह लगी हुई है। नहीं, ये भी जो भी डेट आप लोगों को मिली है, ये पार्टी की तरफ से कभी जारी नहीं की गई। ये पत्रकार मित्रों के द्वारा जानकारी कलेक्ट की जाती है, उसे प्रसारित किया जाता है। लेकिन आया था कि 22-23 तक अध्यक्ष पद की घोषणा कर दी जा सकती है, ऐसा आया था। वो भी बहुत पहले आया था, लेकिन बीच में दिल्ली का चुनाव है और मिल्कीपुर का उपचुनाव है और भी तमाम कारण हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे विधायक और सभी जिलों के अध्यक्ष, उसमें से तमाम भावी अध्यक्ष भी हो सकते हैं या अध्यक्ष पद से हटाए भी जा सकते हैं, वो सारे लोग दिल्ली के चुनाव में लगे हुए हैं। और दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। आजमगढ़ से भी कुछ कार्यकर्ता दिल्ली गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से लोग गए हैं। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये चुनाव टल रहा है। हमारे नेता, बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता भी उस चुनाव में फंसे हुए हैं, तो इसलिए ये टल रहा है। बाकी सारी औपचारिकता, सारे जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी हो चुकी है, सारे विचार विमर्श पूरे हो चुके हैं। पार्टी का अपना एक सिस्टम है, जिसको भी अध्यक्ष बनाना होगा वहाँ से घोषित करेंगे। मुझे लगता है 30 तक हो सकता है या फिर 5 तक या 5 के बाद हो सकता है। प्रसूता की ऑपरेशन के दौरान हुई मौत के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी डॉक्टर व उनके स्टाफ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित विजय कुमार निवासी चौकी मनियारा थाना मेहनगर में अपने अधिवक्ता संजय सिंह तथा जय राम के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अनुसार विजय कुमार की पत्नी नीतू को प्रसव पीड़ा होने विश्वकर्मा हॉस्पिटल मसीरपुर लालगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टर BL विश्वकर्मा ने नीतू की जांच की और बताया कि ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ेगा। लगभग 90,000 रुपए जमा करने के बाद डॉक्टर BL विश्वकर्मा ने नीतू का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद इस मामले के तथ्यों परिस्थितियों को देखने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 और रश्मि चंद ने पाया कि नीतू का ऑपरेशन किसी पेशेवर सर्जन ने नहीं किया है। इस तरह से यह प्रकरण गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही तथा धोखाधड़ी का लग रहा है। इसलिए थाना प्रभारी देवगांव मामले में आरोपी डॉक्टर BL विश्वकर्मा व अन्य के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करे। एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्षरत संगठन ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु तथा जिला अध्यक्ष सुभाष चंद यादव के आह्वान पर सभी ब्लॉकों के अटेवा अध्यक्षों के निर्देशन में पूरे जिले के लगभग सभी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा विभिन्न विभागों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा UPS तथा NPS का पुरजोर तरीके से विरोध कर UPS की प्रतीकात्मक प्रति जलाकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। अटेवा के जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने बताया कि आज अटेवा के आह्वान पर पूरे देश के सभी विद्यालयों, कार्यालय में यह अभियान चलाया जा रहा है। अपने जनपद में अभियान बेहद सफल रहा। पूरे जिले में कर्मियों ने UPS गो बैक लिखकर अपने विद्यालय, कार्यालय में उसकी प्रति जलाकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। मीडिया सेल के प्रभारी नवल किशोर ने बताया कि सरकार NPS के बाद एक और पेंशन योजना UPS लेकर आई है। UPS का गजट आने के बाद शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों में और अधिक रोष व्याप्त हो गया है। पेंशन योजना में बार बार परिवर्तन करने से बेहतर है सरकार को सहानुभूति पूर्वक पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर विचार करना चाहिए और देश प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि आज पूरे जिले के सभी पेंशन विहीन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर अभियान चलाकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के निर्देश पर और हमारे अटेवा आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद यादव जी के नेतृत्व में पूरे जिले में व्यापक रूप से एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सभी विद्यालयों में, सभी कार्यालयों में
शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा यूपीएस की प्रतीकात्मक प्रति को जला करके यूपीएस का बहिष्कार किया गया तथा सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। आज का यह अभियान बेहद सफल रहा। जिले के कोने कोने से हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष साथियों ने, न्याय पंचायत प्रभारी साथियों ने पुरजोर परिश्रम करके सभी विद्यालयों, कार्यालयों से लगातार इस अभियान को गति दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने अपने चित्रों को, अपने वीडियो को अपलोड करके सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। सरकार से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि सरकार बार बार एनपीएस को बदल करके कभी यूपीएस लाती है। सरकार इन संशोधनों को बंद करे और केवल सभी पेंशन विहीनों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन को बहाल करे। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 4 आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 8-8 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडे ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में लाल बहादुर अपना घर बनवा रहे थे। बारजा निकालने के विवाद में 10 फरवरी 2016 की अपराह्न 3:30 पर पड़ोस के रामदास, भीष्म राजभर, रविंद्र राजभर तथा उनके एक रिश्तेदार अशोक निवासी भरेठी थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर ने लाल बहादुर को लाठी डंडा से बुरी तरह से मारा पीटा। घायल लाल बहादुर का इलाज के दौरान 15 फरवरी 2016 को शहर के एक निजी नर्सिंग होम में निधन हो गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी 4 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी तथा शिवाश्रय राय ने वादी मुकदमा चंद्रेश राजभर समेत कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में ने आरोपी भीष्म राजभर, रामदास राजभर, रविंद्र राजभर तथा अशोक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 8-8 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए हैं यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।